हेलो गाइस, वेलकम चैनल गाइस। यूपी से पीटी मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये शानदार सा मॉक टेस्ट। क्योंकि समय कम बचा है, उससे पहले जितने अच्छे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, 1 से 5 में हिस्ट्री के हैं। तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो कहते हैं कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, आप लोग जानते हैं सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, याद रखेंगे, हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ बता दो यहाँ पर कि थोड़ा सा शोर आ सकता है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं 5वीं शताब्दी में एक पॉली कैनन है, ये लिखा गया था, ये किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक है, किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर दीजिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर दक्षिणी भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। अब विजयनगर साम्राज्य आप लोग सुनते हैं, विजयनगर वाला, तो ये किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे ये हरिहर बुक्का के द्वारा। ठीक है, ये दोनों भाई हुआ करते थे, हरिहर लिखा हो चाहे हरिहर बुक्का, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर बुक्का को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं हेलिओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एक स्तंभ है, ये हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो कहते हैं हेलिओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है। यानी कि ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। इसको याद रखेंगे। एमपी से एक क्वेश्चन ही बनता है कि इस बार की जो रणजी ट्रॉफी है किसने जीता है, याद रखेंगे, उसको मध्य प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है। ठीक है, अब भारतीय दर्शन जो है इसमें 6 विचारधाराएं हैं। ठीक है, कितनी है, 6 विचारधाराएं हैं। तो इनमें से एक कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे वेदांत। वेदांत जो है ये भारतीय दर्शन की विचारधारा है। बाकी जो यहाँ पर है ये आपकी गलत है, ये भारतीय दर्शन के संदर्भ में नहीं काउंट करी जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कहते हैं यहाँ पर कि अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा गया था किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था, याद रखेंगे। और इन्होंने ही यहाँ पर महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारा था। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था किसने, सुभाष चंद्र बोस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। अब देखिएगा एक सत्याग्रह आता है जो चंपारण है। चंपारण आप लोग जानते हैं ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सत्याग्रह जो संबंधित था वो किससे संबंधित था, ये था नील की खेती। क्योंकि यहाँ पर जो समय अंग्रेज हुआ करते थे वो नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो उसी को लेकर के गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन जो है वो हुआ था। ये भी याद रखने की बात है, 1917 की ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अब भारत स्वतंत्र कब होता है सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर उसकी डेट बताने की हमको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब कौन उस समय वायसराय हुआ करते थे, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय वो वायसराय हुआ करते थे, ये अंतिम थे। और यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय विद्वान थे वो थे राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो बने थे वो राजगोपालाचारी बने थे, सबसे पहले भारत के वायसराय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में देखिए। तो कहते हैं महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, ये जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था इन्होंने इसी में भाग लिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ठीक है, BR अम्बेडकर जो है ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, 1931 वाला याद रखिएगा, ये गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चोरी के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, चौरा चोरी जो कांड हुआ था
उसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भीड़ ने गोरखपुर की एक चोरी चोरी जगह है वहाँ पर आग लगा दी थी, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे, क्योंकि पुलिस थाने में वो आग लगी थी। वो डेट कौन सी थी? 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं इसको आप देखेंगे कि 5 फरवरी भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर भूगोल के 5 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, भूगोल के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। तो कहते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? K2 जो है वो स्थित है। तो याद रखेंगे ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाती है। तो याद रखेंगे ये कौन सी हो जाएगी? आपका 4। ठीक है, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पहली ऊंची है लेकिन विश्व की दूसरी है। और पहली कौन सी है? सागरमाथा, जिसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सागरमाथा इसको नेपाल में कहा जाता है और ये नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची है और दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? अब ठीक है, जो बॉक्साइट है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन जो है वो बॉक्साइट का होता है। चलिए, अब उड़ीसा से एक चीज़ याद आता है। देखिए, मयूरभंज जो जगह है उड़ीसा की, वहाँ से द्रौपदी मुर्मू जो इस बार की राष्ट्रपति बनी है वो वहाँ से बिलोंग करती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो देखिए गंगा की जो एक सहायक नदी नहीं है, इसमें देखिए बेतवा नदी ये गंगा की सहायक नदी है, चंबल भी इसकी सहायक नदी है और गोमती तो इसकी सहायक नदी है ही है। तो कौन सी है? एक भीमा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए। पूरा रिवाइज मटेरियल आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए, क्योंकि समय कम बचा है तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? ठीक है, गंगा का निचला मैदान जो है वो किस पड़ोसी देश तक है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश है। ठीक है, निचला मैदान जो गंगा की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अगर अपने कंट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और ये कहाँ तक है? ये बांग्लादेश में ही जाती है, जिसको पद्मा के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश में भी इसका विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? ठीक है, अब देखिएगा अगर आप देखे होंगे, सारे ग्रह देखे होंगे, तो आपको एक ग्रह दिखता है जिसके बीच में यहाँ पर मतलब बहुत क्षुद्र ग्रह ऐसे दिखता है कि ना, मतलब कुछ यहाँ पे है क्षुद्र ग्रह जैसा कुछ दिखता है आपको। तो क्या होगा? वो किसके बीच है? वो हो जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये मंगल है और ये यहाँ पर अगर बृहस्पति है तो इसके बीच में आप देखेंगे कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो वो क्या होता है? आपका क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। अगले क्वेश्चन देखें, इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो इनको ज़रा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आपके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ जाती है, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है कभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों की प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मौद्रिक नीति जो है ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है, और जो राजकोषीय नीति है वो किससे संबंधित होगी? वो होती है कराधान और सरकारी खर्च से। ठीक है, कराधान और सरकारी खर्च से राजकोषीय नीति संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहते हैं कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, शुष्क भूमि का मतलब क्या होता है? जो ड्राई खेती होती है, मतलब ड्राई, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सूखी खेती होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वो एरिया जो है वो आता है आपका शुष्क भूमि में। ठीक है, ड्राई मिट्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जब प्राकृतिक संसाधनों का, देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन छापा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी एनसीईआरटी से सब कुछ आता है। तो जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है वह क्षेत्र किस गतिविधि से संबंधित होता है? ठीक है,
प्राकृतिक संसाधन मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, उसका दोहन करके उससे कुछ बनाया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, तो वो क्षेत्र किस गतिविधि से संबंधित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक होता है, ठीक है, ये प्राथमिक होता है। कोई जैसे कुटीर उद्योग होते हैं गांव वगैरह में, वो क्या करते हैं, अपने यहाँ से कच्चा माल लाते हैं और उससे कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या होता है, उनका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो क्वेश्चन बार बार आता है और सब कुछ आपको लिए इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी है वो भारत में कब लागू होता है, याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू होता है। 151वां जो है ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखिएगा, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था ये फ्रांस में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे जो मॉडल चलता है वो कनाडा का मॉडल है अपने इंडिया में, ठीक है। एक बात यहाँ पे और जानिएगा कि ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कैसा टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 में, तो कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, ठीक है। भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में करेक्ट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मुंबई है इसकी वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ठीक है। मेन राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है, और वित्तीय राजधानी इसको मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में 5 आने हैं उनको जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो कहा गया कि भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है। संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश से लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन समझिए, ज़्यादा इसके फेर में मत पड़िए, तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके से लिया गया। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 22 कहता है, इसमें कहा गया ना कि भारत में क्रमशः कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, इस समय की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इस समय टोटल यहाँ पे 28 राज्य हैं और यहाँ पर आपके 8 केंद्र शासित हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले एक जम्मू कश्मीर हुआ करता था, उसको मिला के 29 थे, लेकिन अब वो केंद्र शासित बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग सुनते होंगे, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और उसमें कई सारी मांगें रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, एंड आर्टिकल 19 है, ये किस विचार से संबंध रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है। 19 के पार्ट 1 में आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में, तो कहते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्तता निकाय जो उत्तरदायी होता है, ठीक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है, तो देखिएगा ये होता है आपका कौन सा, निर्वाचन आयोग। ये संविधान में भी आप एक संवैधानिक है, याद रखेंगे ये संवैधानिक है, ठीक है, क्योंकि ये संविधान में आपका मेंशन है, याद रखेंगे। जो चुनाव निर्वाचन आयोग है ये यहाँ पर प्रतिबद्ध रहता है कि आपका चुनाव है जो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस के 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, ठीक है। अब पराबैंगनीकरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनसे रक्षा करता है, कौन करता है, तो याद रखेंगे ओजोन करता है। ओजोन की परत कहाँ पर मिलती है आपको, ये समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, ये समताप मंडल में मिलती है। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। यूवी रेज को ये प्रोटेक्ट करता है ताकि आपका एक स्किन डिजीज जो होती हैं उनको रोकने में मदद मिले। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अब जल में जो विटामिन घुलनशील हैं वो कौन से होते हैं, देखिएगा मैं बता दूं कि 2 होते हैं, BC, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, BC जो है ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो होते हैं वो वसा में। तो BC जो है, C आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इसका रीज़न क्या होता है, एक यहाँ पे जैसे कहता है कि सब्जियों को ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए, तो इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि सब्जियां अगर आप धुलते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन C जो है वो धुल करके पानी के साथ निकल जाता है, तो आपके बॉडी को वो मिल नहीं पाता, इसीलिए कहते हैं उनकी सब्जियों को काटने से पहले धुल लें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं। बायोगैस की बात कर लेते हैं। ये जो बायोगैस प्लांट होता है इसमें
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो याद रखेंगे वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर पाचक कक्ष। पाचक कक्ष में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो इसमें करी जाती हैं, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो सोलर सेल होता है उसका निर्माण करने के लिए यहाँ पर देखिए किस तत्व का यूज किया जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का यूज किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं ये एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। अब देखिएगा सूरज की जो रोशनी है ये तो हमको दिखती तो है सिर्फ प्लेन, लेकिन ये 7 कलर का मिक्सचर होता है, किस चीज़ का, 7 कलर का। तो सबसे पहले इस 7 कलर को डेविएट करने या फिर अलग करने का जो ग्लास प्रिज्म यूज किया गया वो किस व्यक्ति के द्वारा यूज करा गया था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका यूज किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब करेंगे हम जनरल अवेयरनेस और उसके साथ साथ करंट अफेयर के 10-10 प्रश्न आने हैं, 20 नंबर का है। 20 में अगर आप बहुत अच्छा करेंगे ना तब आपका परसेंटाइल जो है वो जरूर आसमान की ऊंचाइयां छुएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो गाइस करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। 51 से 60 के बीच में आपका करंट अफेयर है और बहुत ही अपडेटेड है, 2022 में पिछले ही 2-4 महीने का है, तो उसी से आते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 2022 और 23 के लिए जो गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य है वो कितना होगा, एमएसपी कितना होगा, ठीक है। एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसमें ये होता है कि अगर आपका उत्पादन कम होता है, ज़्यादा होता है तो आपका उत्पादन जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिकेगा ही ज़रूर। अगर कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो रेट हाई होता है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2015 रुपये रखा गया था गेहूं का समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशिया महिलाएं कौन है, ठीक है। मिस वर्ल्ड जीता था, किसने जीता था, सबसे पहले याद रखेंगे कौन सी हो जाएंगी, रीता फारिया, ठीक है। रीता फारिया जो हैं ये पहली मिस वर्ल्ड थी और एशिया के भी ये पहली थी और इंडिया की भी पहली थी। इंडिया प्लस एशिया ये यहाँ की सबसे पहली जो थी इन्होंने जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने थे, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद जो अभी बने राजा वो कौन है, किंग्स चार्ल्स तृतीय, ठीक है। किंग्स चार्ल्स तृतीय जो हैं ये राजा बनाए गए थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे एशिया कप जो अभी हुआ ये कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसको जीता किसने है, इसको जीता है श्रीलंका ने। रनरअप कौन रहा है, रनरअप रहा है यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे रनरअप रहा है, ठीक है। चलिए इंडिया की तो आप बात ही मत कीजिए, श्रीलंका यहाँ पे विनर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, ठीक है। स्वदेशी भारत की जो कोविड-19 वैक्सीन है वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखेंगे ये तो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है क्योंकि अभी तक वैक्सीन और कोरोना कभी यहाँ पे वापस नहीं गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था, ठीक है। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया जिसका नाम था परिवार नियोजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके लिए 4, यानी कि 1952 में ही परिवार नियोजन की पेशकश करी गई थी, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की पेशकश करी गई थी। अगले क्वेश्चन में देखिएगा तो कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है, ठीक है। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो सबसे कम कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। सबसे कम जो है साक्षरता दर लिटरेसी रेट कहाँ, बिहार में है। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं सभी को पता है केरला में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। एक योजना है जिसका नाम है पीएम श्री योजना, ठीक है। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एजुकेशन से ये संबंधित है पीएम श्री योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन से संबंधित है
पीएम श्री योजना। अगला क्वेश्चन कहता है अमृत योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है। देखिए एक योजना अभी बहुत ही चर्चा में रही कि योजनाएं आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी, तो अमृत योजना जो है उसका फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो देखिएगा इसका करेक्ट जो है फॉर्म होता है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ये आपका अमृत योजना का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निम्नलिखित कौन सी हैं। ठीक है, तो कौन सी जाएंगे तलवारबाजी से संबंधित एक और एक कौन है वो सिर्फ भवानी देवी। ठीक है, भवानी देवी जो हैं वो तलवारबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं समान जागरूकता है भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कहा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे आप लोग के लिए बोला गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था सबसे पहले मिला यहाँ पर देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, तो कहा गया द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन से हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे श्री अरविंदो घोष। ठीक है, कौन हो जाएंगे श्री अरविंदो घोष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई द लाइफ डिवाइन, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। ठीक है, तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप कौन सा है इसमें, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी कि जो सिलंबन है ये तमिलनाडु से जुड़ी हुई एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, तमिलनाडु की एक ये मार्शल आर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अगर योगदान करते हैं तो उस समय आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो याद रखेंगे उसमें मिलता है सरदार पटेल पुरस्कार। ठीक है, नया क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की बात कर रहे हैं, इसमें पुरस्कार दिया जाता है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। ठीक है, यूएन जो है उसके महासचिव कौन है, याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का, वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, अब ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन है, याद रखेंगे तैराक हैं जो बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं, इनसे ज़्यादा किसी ने मेडल नहीं जीते ओलंपिक में, और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि गोलकुंडा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। गोलकुंडा जिला जो है ये तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, एक नृत्य होता है गराड़ी नृत्य। ठीक है, कौन सा, गराड़ी नृत्य। अब ये किस राज्य में फेमस है इसको आपको बताना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर का पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में गराड़ी नृत्य की शैली बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि लोक कला, नृत्य, संगीत, नाटक की वह शैली है जो केरल में ओणम में प्रस्तुत करी जाती है। अब देखिएगा ओणम जो त्यौहार है वो कहाँ का है, ओणम त्यौहार जो है ये केरला का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो कहते हैं ना कि लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की शैली है जो इसमें प्रस्तुत होती है, उसका नाम है यहाँ पर पुलिकाली। ठीक है, पुलिकाली ये एक संगीत है जो ओणम के त्यौहार के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 कहते हैं कि पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते गए हैं, ये ओलंपिक विजेता भी रही हैं। याद रखेंगे बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं कौन, पीवी सिंधु, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो चलिए यहाँ पे समान हिंदी के 5 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने उनको देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी ग्रामर के हैं, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सही वर्तनी से पूछा गया है। तो देखिएगा विस्तार जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विस्तार जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें कहा गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें
त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जिसमें गलत लिखा हुआ है कुछ, देखिए आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कृत। आप देखेंगे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है शाही महलों की लिखा हुआ है, बल्कि का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध नहीं बल्कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो शाही महलों का खंडहर है, तो शाही महलों की यहाँ पर आपको त्रुटि देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो कहा गया बोतल में पानी डैश भरा है। ठीक है, बोतल में पानी डैश भरा है, तो ये तो बहुत ही तो हिंदी देखिए आसान आती है। तो कहेंगे यहाँ पर पानी आधा भरा है, तो यही ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त बैठेगा। क्या कहेंगे, बोतल में पानी जो है ये आधा भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। रूह कांप जाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों वो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपके लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बहुत डरना। कहते हैं ना कि भैया मूवी देख के मेरी रूह कांप गई, का मतलब क्या है, वो बहुत डर गया, हद से ज़्यादा डरने को रूह कांपना कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 40 कहते हैं कि कृत्रिम शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, कृत्रिम शब्द जो है इसका विलोम आपको बताना है। तो कृत्रिम का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति ने बनाया हुआ। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो रीजनिंग को यहाँ पे देख लेते हैं। आसान सी आएगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो कहते हैं कि यदि लाइफ को ऐसे कोड किया जाता है, ठीक है, तो लाइव को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा जो लाइव है आपको इस तरीके से कोड किया जाता है। तो इसको अगर आप मार्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे थोड़ा सा इसको, अगर अपोजिट देख लेते हैं। एल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एल का अपोजिट होता है ओ। फिर यहाँ पे आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, वरना आप ऐसे भी निकालने में टाइम लग जाएगा। ई का होता है यहाँ पे वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ओ का वैल्यू होता है 15, आर की वैल्यू होती है 18, यू की वैल्यू होती है 21, वी की होती है 22 होती है। ठीक है, अब इन चारों को अगर हम जोड़ के देखेंगे, इन चारों को अगर जोड़ के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो 76 आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अपोजिट करके ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एल का हो जाएगा ओ, यानी कि 15 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आई का फिर से वी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई का वी नहीं, आई का मतलब क्या हो जाएगा आपका वो आर हो जाएगा। ठीक है, ये 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ वी का क्या हो जाएगा, ई होगा 5 हो जाएगा, ई का फिर वी जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव को हम 60 लिखते हैं, लाइव को 76 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि वर्णमाला में जो है, वर्णमाला जो है ये शब्दकोश से रिलेट किया हुआ है। तो बाकी यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, वर्णमाला शब्दकोश में होती है। अब यही आज चीज़ अगर देखेंगे कि अधिकार जो है वो आपके संविधान में मेंशन है। ठीक है, अधिकार जो है वो आपके संविधान में मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बाकी यहाँ पे कोई भी आपका मैच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पजल वाला। तो मतलब पजल क्या है, आपको यहाँ पे मिसिंग फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस वाले अगर यहाँ पे फिगर पे नज़र डालिए सबसे पहले, तो क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि क्या पैटर्न लगा हुआ है। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ के देखें और इधर का इधर जोड़ के देखें तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ये देखिए 144 में अगर यहाँ पे हम 12 जोड़ते हैं तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे 166 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 156 हो जाएगा। ठीक है, 144 144 प्लस 12 156 होगा। 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। 110 को अगर जोड़ कर देखिए तो क्या होगा, 266 आ गया। बिल्कुल सही बात है, यानी पैटर्न सही बैठ रहा है। तो इसको जोड़ दीजिए तो ये 90 हो जाएगा। और 121 और 11 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 132। ठीक है, 132 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 222 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, 222। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि प्लस का अर्थ माइनस है। ठीक है, चलिए ये आपको दी हुई क्वेश्चन, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो कहते हैं क्या है, चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं। अभी साइन नहीं लगा, ऐसे आप भी किया कीजिए, आप ऐसे पूरा लिख लिया कीजिए। ठीक है, उसका साइन बाद में लगा के। ठीक है, तो क्या कहा गया है, चलिए देखिए। तो कहते हैं प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे प्लस तो कोई बात ही नहीं है था। गुणे का अर्थ जो भाग है, तो गुणा यहाँ पे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा।
फिर कहते हैं भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग यहाँ पे था तो ये हो जाएगा प्लस। अब माइनस का अर्थ जो है गुणा है, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हो जाएगा गुणा। अब इसमें लगा देंगे सिंपल सा BODMAS रूल। BODMAS का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं तो क्या हो जाते हैं 12, 4 दूनी 8 9 92 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 92 और 8 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं उस विकल्प का चयन करना है जो श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। देखिएगा ZYX, ठीक है, ZYX मतलब इसमें उल्टा चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा SRQ, फिर LKJ में। अब बस आपको डिफरेंस देखना है कि X और S के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। X और S में कितना डिफरेंस है, देखिए X में की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर S की बात कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये 19 होता है, तो 5 का डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पर। अब जे में अगर 5 का डिफरेंस देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस और देखने, यहाँ पर आपको अगला टर्म का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये तो बहुत ही आसान हो गया, यानी कि EDC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। EDC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए के में अगर 5 का डिफरेंस देखेंगे तो डी हो जाएगा, तो EDC आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हो सकता है आपका पैसेज तो आएगा ही, अगर पैसेज आना है आपका, ठीक है। एंटोनिम्स आपको बताना है यहाँ पे। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, जो घमंडी लोग होते हैं, ठीक है, उसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरोगेंट का, ये तो बहुत ही आसान है। तो देखिएगा इसके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉडेस्ट, ठीक है। मॉडेस्ट जो होता है बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पोलाइट भाव का, कोई भी घमंड नहीं है उसके अंदर, कुछ भी हो जाए तो ये आपको होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि एक आपको देना है, ठीक है। तो कहते हैं अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। एक डॉक्टर है जो हार्ट की डिसीज़ का यहाँ पर एम्प्लॉय है, स्पेशलिस्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कौन से होता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके स्पेशल डॉक्टर होते हैं हार्ट डिसीज के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें कहते हैं आपको फिल करना है, ठीक है। इसमें आपको फिल करना है, तो चलिए हम इसको ग्रामर के फॉर्म में देख लेते हैं। फिलर से ये, तो इंडिया हैज़ अ लार्ज डैश ऑफ डॉक्टर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिएगा इंडिया जो है वो लार्ज डैश ऑफ डॉक्टर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, तो इसमें पहले में क्या भरा जाएगा, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा लार्ज अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट होगा, कहा गया ना कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं उसके पास, तो क्या होगा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि द कंट्री आल्सो डैश कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है। कंट्री आल्सो डैश कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कंट्री जो है वो आल्सो रखती है, क्या रखती है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, ठीक है। हैड हो जाएगा यहाँ पे कि रखने के सेंस में आएगा कि उसके पास एक्सपीरियंस है। तो अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसमें फिलर 3 में, तो क्या हो जाएगा, तो नॉलेज डैश ऑफ पब्लिक हेल्थ पे, ठीक है। कंसिडरेबल द कंट्री, इसमें हमने हैड भरा था, कंट्री आल्सो हैड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन डैश ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा आपका पैसेज आएगा, ये फिलर्स वगैरह नहीं आते हैं, आपका ग्रामर आ सकता है, एंटोनिम्स होता है। इस प्रैक्टिस सेट में था तो मैंने इसको करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिवीजन मटेरियल के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मात्र 40 रुपये में आपको पूरा का पूरा PDF मिल रहा है। जितना भी मटेरियल आपका सिलेबस में है सिर्फ आपको रिवाइज करना है, क्योंकि उसका आंसर साथ में दिया हुआ है, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप परीक्षा से पहले सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच।